स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसे-ऐसे काम हो रहे हैं, कुछ ऐसे-ऐसे रहस्योद्घाटन हो रहे हैं, जिनका पहले हम लोगों ने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। आज सवेरे उठ के जब अखबार पढ़ना शुरू हुए, तो इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर ही एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन था, जो कि एसआईआर के बारे में था। इससे पढ़ के पता लगता है कितनी जल्दबाजी में इसको बनाया गया, किस तरह बड़े अनौपचारिक तरीके से, छलताऊ ढंग से व्हाट्सएप पे उस ड्राफ्ट की स्वीकृति दी गई। किस तरीके से एक जो दूसरे चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने अपने फाइल में नोट में लिखा कि इस तरह से एसआईआर कराने से वृद्धों, आप विकलांगों और ग्रामीणों, गरीबों के वोटिंग अधिकार के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। और क्यों चुनाव आयोग एसआईआर के बारे में हमें कोई सूचना देने से परहेज कर रहा था? क्यों ज्ञानेश कुमार लगातार झूठ बोल रहे थे? ये भी उस पूरी रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है। दूसरी तरफ वो एक सरकार एक 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 स्पाई सॉफ्टवेयर को हम लोगों के फ़ोन में कानून के दम पर स्थापित करना चाहती है, जिसको हम लोग अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। इसको काम करने से भी हम लोग नहीं रोक सकते। ये दरअसल पेगासस जो था उसका बाप है। हुँ। पेगासस तो कुछ भी नहीं है इसमें। पेगासस चोरी-छुपे आता था। सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, साइबर फ्रॉड रोकने के नाम पर, फ़ोन चोरी को रोकने के नाम पर करना चाहती है। तो ज़ाहिर है कि हमारे लोकतंत्र के लिए जो परिस्थितियाँ संगीन थीं और संगीनतर हो गई हैं पहले से ज़्यादा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर एक अपनी टिप्पणी दें, फिर हम लोग आएँगे कि इससे विपक्ष ही लड़ सकता है, तो विपक्ष की एकता का क्या हाल है? जी। देखिए, तकनीकी विकास के साथ खासकर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में जो दुनिया भर में रिसर्च के लिए जो बजट है, वो अगर ₹100 खर्च हो रहे हैं सॉरी, हर किस्म की रिसर्च पर, तो एक अध्ययन से ये पता लगता है कि उसमें करीब 42% जो है, हुँ, यानी ये ₹100 में ₹42 सिर्फ कम्युनिकेशन से रिलेटेड रिसर्च पर दुनिया में खर्च हो रहा है। उसकी वजह देखिए हर चीज़ की बाज़ार की वजह से होती है और ये चूँकि एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अपरिहार्य है, भोजन के बाद लगभग भोजन के साथ-साथ हो गई है ये हुँ, और सब लोगों को कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती ही है, किसी न किसी तरह की सूचना हर आदमी को चाहिए ही, परिमाण अलग-अलग हो सकते हैं, रुचि अलग-अलग हो सकती हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों में तकनीक का बहुत ऐतिहासिक विकास हुआ है। शायद पूरे मानव जाति के इतिहास में हज़ारों साल में मनुष्य ने जो कुछ अर्जित किया होगा, वो हुँ, हमारे समय में कुछ दशकों में हम देख रहे हैं कि वो परिवर्तन आए हैं। तो ज़ाहिर है कि इन परिवर्तनों से अब इन परिवर्तनों पर कब्ज़ा किसका हो ये मुद्दा रहता ही है हुँ, और एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो अवाम है, उनके हाथों से चीज़ें ले लेने की जो प्रवृत्ति है, हुँ, उसका उत्तरोत्तर विकास दुनिया में हुआ है। हुँ, और इस दौर में, इस सदी में तो हमारी पिछली सदी में आखिर में शुरू हो गया था। हुँ, इस सदी में तो ऐसे अनेक प्रतीक हैं, जो इस काम में महारत हासिल करके आए हैं हुँ, और बहुत सारे राज्य हैं, जो इस सब को अपने प्रयोग में ले आए हैं। हुँ, कुछ ऐतिहासिक कारणों से, जैसे इज़राइल है, उसका जो भौगोलिक स्थिति है, वो इस तरह से है कि वो लगातार अपने आप को इसके लिए तैयार करता रहा है कि उसे अड़ोस-पड़ोस से कभी भी युद्ध में जाना पड़ता है और जाता रहा है वो लगातार। एक लगातार सुरक्षा का इश्यू उसके सामने है। चूँकि अमेरिका उसके साथ था, जिस कम्युनिटी ने वो डेवलप किया है, वो पहले से आर्थिक और शैक्षणिक और अदर रूपों में बहुत विकसित थी। तो वहाँ इस तरह की चीज़ों का बहुत पहले और सबसे ज़्यादा विकास हुआ, जिसमें कोशिश ये हुई कि लगभग हर मनुष्य को किसी न किसी रूप में स्टेट अगर चाहे, तो उसकी मॉनिटरिंग कर सके। तो उन्होंने बहुत सारा अपने देश के, अपने लोगों के लिए बनाया और बहुत सारा बाज़ार के लिए बनाया और उनके बनाए हुए बहुत सारी चीज़ें अमेरिका इस्तेमाल करता है। बहुत सारे लोग उसकी कॉपी करके वेस्ट में अलग-अलग जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब खासकर तानाशाहियाँ जो हैं दुनिया की, हुँ, किसी भी किस्म की जो तानाशाही है और जो तानाशाही लाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इज़राइल की इस तरह की जो खोजें हैं, वो बहुत उपयोगी हो गई हैं। पेगासुस भी उन्हीं का था और ये सब जो हम देख रहे हैं,
ये सब भी कहीं न कहीं उनसे या उस तरह के अब बहुत से लोग दूसरे भी हैं। पेगासस से प्रभावित लगता है पूरी तरह। बिल्कुल। तो हुँ, ये अब इस तरह की चीज़ें हो गई हैं कि जिससे नागरिक की जो स्वतंत्रता है, उसकी जो निजता है, वो उसके हाथ में ना रह जाए। उससे स उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास तो हो, हुँ, लेकिन उसके पास सरकार की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। उसके पास किसी भी बात की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। सिर्फ़ वो इन्फॉर्मेशन हो जो सरकार उसको देना चाहती है, जिस तरह से देना चाहती है, जिस तरह से उसके दिमाग को भ्रमित रखना चाहती है। सिर्फ़ ऐसा एक रास्ता बनाने की कोशिश लगातार करते हुए विभिन्न राज्य हमें मिल रहे हैं और भारत एकाएक इसमें सबसे अग्रणी हो गया है। इस समय जो भारत में डिस्पेंसेशन है, वो आया तो लोकतंत्र के रास्ते से है, लेकिन उसे लोकतंत्र में किसी किस्म का विश्वास हो, ऐसा उसका कोई आचरण हमें नहीं दिखाता। जो पिछले इसके ठीक पहले जो काल था, यूपीए का 1 और 2, यूपीए के 1 और 2 में तमाम ऐसे फैसले हुए थे, जिन्हें जनपक्षीय ही कहना चाहिए और जनपक्षीय थे। सूचना का अधिकार उनमें से एक है, शिक्षा के लिए अधिकार था, भोजन का अधिकार था। इस तरह के बहुत सारे फैसले कानून बना के हुए थे, जो लोगों को एम्पावर कर रहे थे। लेकिन इस दौर में हम देख रहे हैं कि वो जिन चीज़ों में हम एम्पावर हुए थे, उन सब चीज़ों को भी हमसे छीन लिया गया है और नए-नए और षड्यंत्र सामने आ रहे हैं, तरह-तरह के, जिनमें से बहुत चीज़ों के बारे में हमें पता लग जाता है और हमें पता नहीं है कि और कितनी चीज़ें किस-किस तरह से हमारे खिलाफ की जा रही होंगी, नागरिक आबादी के खिलाफ की जा रही होंगी। हुआ ये है कि इंस्टीट्यूशंस के कोलैप्स होने से और खासकर हमारे कोर्ट्स के कोलैप्स होने से इस चीज में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। पेगासस मामले पर ही जिस तरह का फैसला हमारी कोर्ट्स वगैरह का रहा, वैसे तो अब एक सीरीज है इस तरह के कोर्ट्स के फैसलों की जो सरकार पक्षीय हैं, लेकिन ऐसे मामलों में जो लोगों की स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदल रहे हैं और खासकर राज्य के हित में, ऐसे मामलों में जो कुछ हमारी कोर्ट्स ने किया है, वो अक्षम्य है। और उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमारी नागरिक आबादी को पता नहीं किस-किस रूप में और कितने समय तक और किस-किस कठिनाइयों के साथ निभाना पड़ेगा, ये बहुत कठिन सवाल इस समय है। तो ये जो आपने प्रसंग छेड़ा है, ये बहुत ही मतलब तकलीफ़देह है, लेकिन ये सच है कि इस तरह के प्रयास लगातार हो रहे हैं। अब देखते हैं इसमें संसद और उसमें हल्ला-गुल्ला तो चल रहा है, लेकिन बहुत अब तो संसद का भी कोई रोल रहा बचा नहीं। पहले 135 दिन, 140 दिन, आज़ादी के समय तो कई साल 155-56 दिन भी संसद चलती थी। या जो हम उस समय तो बिल्कुल आज़ाद हुए हुए थे, बहुत तरह से अविकसित थे, बहुत गरीब भी थे और ख़ैर गरीब अभी भी हैं। और लेकिन हम हमारे पास सचमुच में कुछ नहीं था, हमें गुलाम देश से निकले-निकले लोग थे। और हमने उस समय अपने को इतना लोकतांत्रिक रखा था कि उसमें हम सभी किस्म के विचारों को समावेश करते हुए मंत्रिमंडल के साथ थे। कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हमने इतनी लंबी बहस की आपस में और चीज़ें ऐसी ली जो बहुत आधुनिक थी, बहुत प्रोग्रेसिव थी और जिन्होंने इस देश को इतने दिन लोकतांत्रिक रखा। लेकिन अब हम इन सब चीज़ों की उलटवासी होते हुए देख रहे हैं, सब चीज़ें छीनती हुई देख रहे हैं, आज़ादी ही छीनती हुई देख रहे हैं, तो बड़ी मतलब बहुत निराशाजनक स्थिति है दुबे जी। जी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे कि अभी ध्यान आ रहा है मुझे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस के ऊपर एक कमेटी बनाई, एक जस्टिस के नेतृत्व में, तो भारत सरकार ने उसके साथ सहयोग करने से पूरी तरह इनकार कर दिया, मना कर दिया। खुलकर कि हम कोई सहयोग नहीं करेंगे और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया गया। पता नहीं, भाई कैसे भारत इज़राइल कह रहा है कि उसने पेगासस भारत सरकार को बेचा, वो सरकारों को ही बेचता है, इज़राइल कहना ये था। तो भारत सरकार ने उससे पेगासस खरीदा, किस लिए खरीदा? ज़रूर कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया होगा। अगर इस्तेमाल किया होगा तो किसी न किसी की निगरानी की गई होगी उससे, लेकिन खुल के कह दिया कि नहीं। अब दूसरी तरफ लगता ये है कि मीडिया तो भारत सरकार से कोई जवाब तलबी करता नहीं है किसी विषय के ऊपर। वो तो उसकी डुगडुगी बन गया है। भारत सरकार जो कहती है उसी को डुगडुगी बजाता है और उसकी ताल पे नाचता है। तो मीडिया घोषित रूप से कैप्चर्ड है, मतलब भारत सरकार के शिकंजे में है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग है, जो कि अभी जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर पड़ी है उससे भी स्पष्ट है और पहले से भी स्पष्ट है कि वो भी भारत सरकार द्वारा घोषित रूप से कैप्चर्ड है। अदालतों का जब आपने ज़िक्र किया तो उससे मुझे याद आया कि एक भारत जब मोदी जी की पहली सरकार बनी थी 2014 में, तो उसके एक शीर्ष मंत्री ने
जो संयोग से मुझे कुछ पसंद करते थे, तो उन्होंने निजी बातचीत में मुझसे ये कहा था कि जज वही फैसला देते हैं जो हम लोग चाहते हैं। तो जब मैंने उनसे ये कहा कि कुछ ऐसे भी तो फैसले हुए हैं जो आपके खिलाफ ज गए हैं, उन्होंने कि उनमें हमारी रुचि नहीं है। तो जज वहाँ पर उनको जजों को हम उनकी जो तथाकथित निष्पक्षता है, उसका इस्तेमाल जो है वो करने देते हैं। लेकिन हमारी चीज़ कुछ दाँव पे लगी होती है, तो जज हमारे खिलाफ फैसला नहीं दे सकते। और वो मोदी सरकार के शुरुआती दिन थे। ऐसा नहीं है कि वो आज के दिन नहीं थे। उस वक़्त मोदी जी कोशिश कर रहे थे कि कैसे लोकतंत्र की विभिन्न संस्थाओं को अपने अनुकूल किया जाए, उन्हें कैप्चर किया जाए। एक तरह से उनके दिमाग में ये बात चल रही थी। उसके 2-3 साल बाद ही मीडिया को कैप्चर करने के लिए उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया। मतलब उस वक़्त तक ये नहीं हुआ था, तब की मैं बात बता रहा मैं हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा-सा हस्तक्षेप कर दूँ। जी। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं उसका सबूत ये है हुँ। कि उस समय के सीजेआई के घर प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव हुँ, नृपेंद्र मिश्र जी हुँ, उनके घर जाते हुए पाए गए थे और वहाँ से लौटते हुए पाए गए थे, कंट्रोवर्सी हुई थी। हुँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर। तो आप जो कह रहे हैं उसके लिए तर्क मौजूद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा अब लोकतंत्र में जब ऐसा हो रहा है तो हमें उम्मीद तो केवल यही है कि विपक्षी दल कुछ करेंगे। देखा जाए तो सरकार को जो करना है वो करेगी, कर रही है। गेंद तो विपक्षी दलों के पाले में है। इस गेंद को विपक्षी दल कैसे खेलेंगे इस पे निर्भर करता है। और आजकल ट्वीट करके, बयान देकर और मीडिया सेल की तरफ से कोई वक्तव्य निकाल कर या ऐसा कुछ करके या कभी-कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली जाती है। अब ये तो सवाल है कि पूरा लोकतंत्र जो है वो निरंकुशता थोपने मैं इसे निर्वाचित निरंकुशता कहता हूँ, चुन के आए हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। थोपने के लिए किया जा रहा है, तो विपक्ष इस पे क्या करेगा? क्या विपक्ष इसके खिलाफ कोई एकजुटता भी कायम कर पाएगा? अभी देखिए हम सदन का जो अधिवेशन शुरू हुआ था, उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में विपक्ष की इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई, इसमें सारे लोग आए और ऐसा लगा कि वो एकताबद्ध होकर सरकार का विरोध करना चाहते हैं, हैं? तो वो लेकिन सदन में भाषण दे के ही काम चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सदन में तो बहुत अच्छे-अच्छे भाषण दिए गए विपक्ष के नेताओं ने। राहुल गांधी ने अच्छे भाषण दिए हैं, महुआ मित्रा ने बहुत अच्छे भाषण दिए हैं, संजय सिंह ने बहुत अच्छे व्याख्यान दिए हैं और भी कई नेताओं ने बहुत अच्छे व्याख्यान दिए हैं। लेकिन उससे तो वो प्रक्रिया रुकी नहीं है लोकतंत्र को कैप्चर करने की। जी। देखिए विपक्ष कोई संभावना नहीं जगा पा रहा है हुँ, और उसकी कारगुजारियों से कोई भरोसा भी नहीं पैदा हो पा रहा है। हुँ, चूँकि वो जैसी बातें हम लोग कर रहे हैं या तो हम लोग ही सेनाइल हो गए हैं हुँ, और या फिर हम जो कहते रहे हैं फिर उसको कहना चाहेंगे कि विपक्ष ने परोक्ष रूप से कंप्रोमाइज़ कर लिया है चीज़ों से। हुँ, वो सचमुच आज के वक़्त के लिहाज से हमें काम करता हुआ, हुँ, उस चुनौती को, उस खतरे को उस तरह से लेता हुआ जो लोकतंत्र पे हम महसूस कर रहे हैं, हमें कहीं बिल्कुल उसकी गंभीरता नज़र नहीं आती। हुँ, वो अपने क्षुद्र स्वार्थों में, अपने छोटे-छोटे राजनैतिक घेरे में, अपनी छोटी सफलताओं में, उन्हीं को संरक्षित, सुरक्षित करता हुआ मिल रहा है हमें। इतने बड़े सवालों पर उसको हलचल करते हुए तो छोड़िए, उसे गंभीर होते हुए भी हमने इवन ट्वीट भी करते हुए बहुत सारे मुद्दों पर हम उसे नहीं पाते। हाँ, हालाँकि आप और हम ये को अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्वीट करने की राजनीति आज के वक़्त की किसी तरह से चुनौती नहीं बन सकती। हुँ, लेकिन वो तो इतना भी करने को आसान बताता है। जबकि जो इस समय का सत्ता प्रतिष्ठान है, उसकी जब हम तैयारियों को देखते हैं, हुँ, उसकी बढ़ चुकी सामर्थ्य को देखते हैं और उसकी निरंतर बढ़ती निरंकुशता को देखते हैं और संस्थानों पर जिस तरह से कब्जा हुआ है और संस्थानों ने जिस तरह से अपने को सरेंडर किया है और हमारे धंधे ने जो मीडिया का है, इसने जैसे अपने को सरकार की ओर से वेपनाइज किया है। हुँ, अब सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार जो चाहती है उसको ये डुगडुगी बजा दे, ऐसा नहीं है। अब तो ये सरकार के चाहने से पहले सरकार की ओर से जनता को काट खाने के लिए मौजूद है, हुँ, उसको गलत ठहराने के लिए मौजूद है, उसको निशाना बनाने के लिए मौजूद है, उसको खारिज करने के लिए मौजूद है और उसको टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट के चर जाने के लिए सरकार के लिए रास्ते मुहैया करा रहे हैं। जी, लगातार समाज में
जो एक सांप्रदायिक विभाजन है, जो क्षेत्रीय विभाजन है, जो जातिगत विभाजन है, उन सबको बढ़ाते हुए ये न मिलते हैं हमें। और इन्होंने बेसिक जो हमारा काम था, लोगों को एम्पावर करना, सूचना से अवाम को एम्पावर करना, उसको तो एकदम इन्होंने मिट्टी में गाड़ दिया है। अब सूचनाएँ हैं ही नहीं, ऐसी कभी-कभार जैसे आपने अभी बताया, कभी-कभार अंग्रेज़ी की कुछ उसमें आ जाती हैं, हुँ, उसमें थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता के धर्म को निभाने की मरती हुई कोशिश है। हुँ, बाकी तो जो हम मतलब जिन चीज़ों से अवाम का 90-95% प्रभावित हो रहा है, हुँ। अनवरत प्रभावित हो रहा है और अनवरत उसका शिकार है, वहाँ तो एकदम एक तरफ़ा हो चुका है। लेकिन इन चीज़ों का सामना करने के लिए विपक्ष को हम कहाँ पाते हैं? हम तो बिल्कुल इन सबको इस मामले में गंभीर ही नहीं पाते हैं। और इस ये तो एक आपदा की स्थिति है इस देश में इस समय। इस पर तो मतलब हमारे पास और किसी चीज़ के लिए कोई वक़्त शगल होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले इस लोकतंत्र को जो आपने हासिल नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया है। आजकल ऐसे बहुत से लेख आ रहे हैं जिसमें कई लोग इसको सोच रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने को अपना जीवन बलिदान किया, अपने एसेट्स बलिदान किए, अपना समय बलिदान किया, काल कोठरी और जेलों में अपना समय गुजारा, लाठियाँ खाई, वो सब लोग किस लिए कर रहे थे ये सब? और उनके करने का अब क्या हल निकला? अगर हम 75-80 साल में ही उसको गँवा देने के लिए तत्पर हैं, तो अब बहुत ही निराशाजनक स्थिति है और उसमें सबसे ज़्यादा निराश हमें विपक्ष ने ही किया है। बात आपकी सही है, लेकिन निराशा के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। ये एक 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 साहित्यिक प्रयोक्ति है कि एक बहुत लेख मैंने पढ़ा था कहीं, उसका शीर्षक था निराशा के कर्तव्य। जी। तो जब हमारे ऊपर निराशा का घना अंधेरा छा रहा हो, उस समय भी कुछ कर्तव्य होते हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए और दूसरों को कहना चाहिए कि भाई आप भी इसका पालन करें। निराशा का पहला कर्तव्य तो यही है। तो उस लिहाज से देखें और फिर ये भी देखना चाहिए कि कौन अपेक्षाकृत अधिक इस कर्तव्य का पालन कर रहा है, कौन अपेक्षाकृत कम कर रहा है, क्योंकि तरह-तरह की डिग्रियाँ होती हैं सार्वजनिक जीवन में। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सब लोग एक जैसे नालायक भी नहीं हैं, सब लोग एक जैसे लायक भी नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, अगर ये देखा जाए कि अगर आसन्न खतरा है, खतरा सामने आ ही गया है और जिसके सामने अभी ज़्यादा खतरा है तो उसको ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो मुझे देखने में लग रहा है कि इस समय एक तो ममता बनर्जी हैं जो वो इस खतरे का इस खतरे से कुछ संघर्ष करने की कोशिश कर रही हैं। उनका अपना स्वार्थ है, उन्हें अपनी सरकार अभी चुनाव होने वाला है, उसमें बचानी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव तो अभी नहीं होने वाला है, लेकिन तकरीबन वैसे ही खतरे का सामना जो है वो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। चुनाव वहाँ दूर है, चुनाव तो 27 में होगा वहाँ पे। अभी 1 पूरा वर्ष पड़ा हुआ है उसके चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हम लोगों को अगर फ्लैग करने के लिए कहा जाए तो मैं कहूँगा ममता बनर्जी, वो उन्होंने कुछ जो निर्वाचित निरंकुशता का जो साँड़ है, उसकी सींगों को पकड़ के वो उससे कुछ जूझ रही हैं। कुछ अखिलेश भी ज़्यादा दिमागी स्पष्टता के साथ कुछ-कुछ जूझते हुए ऐसा मुझे लगता है। मतलब पिछले दिनों उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, जिस तरीके से वो बार-बार निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी पार्टी को तैयार करते हुए दिखते हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी के मन में भी एक थोड़ा-सा खटका दिखता है ममता बनर्जी के संदर्भ में। अभी उनके एक बंगाल के नेता ने कहा है कि टीएमसी ने जितने बीएलओ हैं उन सबको मैनेज कर लिया है, इसलिए वो एसआईआर को नियंत्रित कर रही है। ये वक्तव्य दिया है। क्योंकि बीएलओ तो सब ममता बनर्जी की सरकार है वहाँ पे और बड़ी ज जमी हुई सरकार है, 15 साल जमी हुई सरकार है। उस सरकार को कम करके तो कोई नहीं आँक सकता। तो वो बीएलओ तो ममता बनर्जी के हाथ में है। तो वो उसका कहना ये है कि बीएलओ के ज़रिए, हालाँकि इससे एक ये भी वक्तव्य निकलता है कि जिसकी सरकार होगी वो बीएलओ के ज़रिए एसआईआर को अपने पक्ष में झुका लेगा। यस। लेकिन जो उन्होंने बिहार में किया, हाँ, या जो वो अब दूसरे ऐसी जगहों पे जहाँ तथाकथित डबल इंजन की सरकार है वहाँ ये कर रहे होंगे। एक तो ममता बनर्जी हैं और दूसरे अखिलेश की वहाँ सरकार नहीं है, लेकिन वो उसके साथ जूझने के लिए अपनी पार्टी को जितना तैयार करना कर सकते हैं, उतना वो कर रहे हैं लगातार। आप बताएँ इसके बारे में, आपका और कोई विपक्षी नेता कुछ नहीं, कर रहा हो तो सबसे उसके बारे में बताइए? सबसे अच्छा आपने जो कहा कि जब वहाँ बंगाल में जो बीजेपी विपक्ष में है,
हुँ। वो सरकार पर वो आरोप लगा रही है जो आरोप पूरा विपक्ष पूरे देश में बीजेपी पर लगा रहा है, जी। और उसको बीजेपी खारिज कर रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ी हो जाती है, हुँ, और बंगाल में वो विपक्ष में खड़ी हो जाती है। हुँ, ये जो ये जो इनका द्वंद्व है हुँ, कि एक और आप एक्सपोज हो रहे हैं कि ये स्वीकार कर रहे हैं कि एसआईआर की जो एक्सरसाइज है इसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। हुँ, बंगाल में आप ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, लिखत में लगा रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये इस तरह से इसको मतलब इसको करप्ट किया जा सकता है। और दिल्ली में आप ये कह रहे हैं, और पटना में ये कह रहे हैं, और लखनऊ में ये कह रहे हैं, और भोपाल में ये कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव आयोग बिल्कुल ठीक कर रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें कुछ नहीं हुआ होता। एक तो ये बीजेपी के लिए अच्छा हुआ, बंगाल के रेफरेंस से आपने ये बताया। हुँ, ममता बनर्जी या अखिलेश से तो मुझे वो शिकायत इस मामले में नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी से है। ममता बनर्जी, एक समस्या उनकी है कि बंगाल के प्रसंग में वो जो कर रही हैं बिल्कुल ठीक, किसी भी वहाँ दल को अपने लिए वो सब करना चाहिए, बहुत संगठित तौर पे कर रही हैं, और बहुत लेवल पे कोशिश कर रही हैं कि केंद्र उस तरह से हस्तक्षेप न कर पाए, चुनाव आयोग जो करना चाहता है उस तरह से न कर पाए, और चुनाव आयोग उसको करने के लिए जाने कितनी तरह के फैसले रोज बदल रहा है, हुँ, बाहर से लोगों को ले जा रहा है, सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को फोर्स कर रहा है, इवन डाटा सबमिट करने के लिए बाहर से स्टाफ लाना चाह रहा है अतिरिक्त, वगैरह वगैरह, कोर्ट्स वगैरह, वहां पूरी लड़ाई चल रही है। चलनी ही चाहिए, हर जगह है, चलनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी का जो राष्ट्रीय उनका जो रोल रहता है, वो कई बार लोगों को विपक्ष में एकता और दूसरे फैसलों में कठिनाइयां पैदा करता है, और उन कठिनाइयों की कीमत देश चुकाता है। क्योंकि ममता बनर्जी सारी चीजें अपने स्वार्थ के लिहाज से देखती हैं, बंगाल में भी और बंगाल के बाहर भी। और जब वो इस तरह का कोई भी क्षेत्रीय दल जब इस तरह से देखने लगता है, तो वो राष्ट्रीय जो फलक होता है उसका नुकसान कर देता है। हुँ, ये जो इंडिया गठबंधन बना, इसमें नीतीश कुमार के रोल को लेकर उन्हीं ने अड़ंगा डाला था, और कांग्रेस उस जमाने में जब बंगलोर में ये सम्मेलन हुआ था, तो कांग्रेस उस जमाने में ये हिम्मत करने की ताकत नहीं रखती थी, चूंकि कमजोर हो चुकी है कांग्रेस, कि वो उनको दबा लेती। तो उसने उस मामले को टाला कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का जो ऐलान था, और नतीजा हुआ नीतीश कुमार उधर से भाग के इधर चले गए। तो इस तरह से उनके एटीट्यूड से बहुत सारे नुकसान हुए हैं, जबकि कांग्रेस उस लिहाज से बहुत एडजस्ट करने पे हर जगह तैयार है, और उसने किया है, उसके नेतृत्व ने तो कम से कम किया है। राज्यों की इकाइयां भले अपनी ओर से झगड़े करती रहती हैं या विवाद करती रहती हैं, लेकिन उसने किया है तुलनात्मक रूप में। लेकिन जो चैलेंज है वो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अखिलेश ने अपने यहाँ थोड़ा बिहार में अभी एक सबक लेके थोड़ा शुरू किया है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बिल्कुल अपर्याप्त है। जितनी ज़रूरत है वो मतलब उत्तर प्रदेश में उतने उनके पास मतलब उनके अपने प्रतिनिधि हर जगह नहीं है। उनकी उन्होंने पार्टी संगठन उनके पास है, उन्होंने सब कुछ झोंक भी दिया है, खुद भी मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिविटी उनकी नज़र आ रही है, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वही है कि ये चीज़ें थोड़ा-सा पिछड़ गए हैं। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद वो एक हद तक अपने को बचा लें, लेकिन वो उम्मीद बहुत कठिनाई में है, ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और ऐसा ही ज़्यादातर जगहों पर है। जहाँ भी एक तो कांग्रेस पार्टी जो है एज़ ए पार्टी अब उसे फिर से नए सिरे से इवॉल्व हो रही है। अभी वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक मास मूवमेंट में बदले, या एक मास ऑर्गेनाइजेशन भी उनके पास होना चाहिए। ये अभी उनके यहाँ ये द्वंद्व चल रहा है, और वक़्त जो है ये पीछे इसमें करता जा रहा है। क्योंकि जो वर्तमान सत्ता है, वो अनवरत ऐसे नए-नए चीज़ें करती हुई आ रही है, जिससे लोगों को सामान्य राजनैतिक सक्रियता में और लोगों को संगठित करके एक किसी आंदोलन में बदलने में बाधा वो पैदा कर सके, या न करने दे एकदम सीधे ही, और या उनको फंसा ले जाए। जैसे अभी-अभी ये संसद का सत्र शुरू होने से पहले ईओडब्ल्यू में एक मुकदमा लिख लिया गया, उसी मसले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ, जिस हुँ, मसले में ऑलरेडी कोर्ट में एक क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है, जिसमें वो जमानत में है। ईडी ने उसमें एक चार्जशीट लगा रखी है, जिसकी अभी सुनवाई होनी है, और अब उसमें तीसरा मुकदमा सेम चीज़ में। और चीज़ हम जान रहे हैं, कांग्रेस की चीज़ थी, कांग्रेस ने ही एक डिसीजन लिया, कांग्रेस में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बाहर के लोगों ने उसमें आपत्ति करके कानून कायदे को उलझा के एक मुकदमा बना दिया, और उसको उनके गले में पहना दिया गया है।
ये मामला है मोटा, सबकी खुली आंख से नजर आता है कि भाई क्या ले लिया उन्होंने, आपसे कुछ ले लिया, किसी का चुरा लिया, कोई सही कागज बात। में धोखाधड़ी कर दी। अरे कांग्रेस की चीज थी, जैसे दूसरे दलों की है, आपके पास है। आरएसएस जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, उसका इतना बड़ा दफ्तर आपने बना दिया, कोई जवाबदेही है। लेकिन आप, चूंकि आप भाई सत्ता में हैं, तो आप एजेंसियों का क्रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी आपने किया है। पहले आपने कोर्ट से ऐसे ऑर्डर ले लिए, एक फर्जी केस में राहुल गांधी के खिलाफ, पहले लोकल कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, जिसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ऑर्डर है भाई, कैसे ये ऑर्डर हो गया और कैसे हाई कोर्ट ने इसको स्क्रूटनी नहीं की, हुँ। कि पूरा मैक्सिमम लिमिट की सजा दे दी राहुल गांधी को एक डिफेमेशन के केस में, और उनकी सदस्यता चली गई। तो ये हम देख रहे हैं कि लगातार जो डिस्पेंसेशन है, वो जिस तरह से आप मतलब इसको स्पष्ट ही कहा जाए कि तानाशाही की विभिन्न सीढ़ियां जिस तरह से चढ़ता चला जा रहा है, उसकी तुलना में विपक्ष हमें उस तरह से सक्रिय या मुकाबले में नजर नहीं आ रहा अभी ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, इसी से मिलती-जुलती बातें मैं एक युवा पत्रकार से कर रहा था, जो अच्छा विश्लेषण करते हैं, मुझे उनकी आवाज़ पसंद है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भई क्या होगा? ये तो एक तरफ़ा हो गया है पूरा का पूरा मामला, हर चीज़ कैप्चर कर ली गई है। तो उस बंदे ने मुझसे कहा कि अब कोई ऊपर से आएगा, ऊपर वाला ही ठीक करेगा इसको। है। अच्छा, तो हम लोग ऊपर वाले की का इंतज़ार तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऊपर वाले के बारे में पता नहीं है कि ऊपर वाले को हमारे ऊपर दया कब आएगी, जी, और ऊपर वाला लोकतंत्र के बारे में सोच रहा है कि नहीं क्या सोच रहा है, विचार रखता है हमें ये आगे भी का नहीं भी पता। सोचेगा, पता नहीं मुझे। हमारी तो उस बीच में दुर्गत हो जाएगी, क्योंकि जी, हम लोग तो भारत में लोकतंत्र है, तभी हम लोग अपने हमारी जो क्राफ्ट है, यानी हमारी जो पत्रकारिता है, केवल तभी हम उस पत्रकारिता को भी कर पाएँगे, वरना पत्रकारिता की संभावनाएँ भी जब समाप्त हो जाएँगी, सारी ज़मीन समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अभी तो लोकसभा के चुनाव बहुत दूर हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी को चुनाव करवाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी? एक स्टेज के बाद जिस तरह से वो लोगों का मन मस्तिष्क बदलने में सफल हैं, हुँ, और एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उनकी हर बात को तस्दीक करते हैं। यानी बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पे ऐसा लिखते पढ़ते मैंने देखे हैं, जो सरेआम ये सब कह रहे हैं कि इस देश को तानाशाही की ज़रूरत है। हुँ, वो मतलब हाँ, अचरज कर सकते हैं कि लोकतंत्र में पैदा हुए, पले-बढ़े, लोकतंत्र की हवा में साँस लेने के बाद इस तरह का मन मस्तिष्क बन जाए कि वो तानाशाही के वकील मिले हमें। तो वो एक ऐसा जनमानस तैयार कर रहे हैं, जो इसकी माँग करता हुआ मिलेगा। जैसे आपने नेपाल में देखा कि राजशाही के लिए आंदोलन हो करते हुए लोग निकले सड़क पर। हुँ, काफ़ी कई हज़ार लोग थे। तो जैसे हमारे देश में सामंतवाद की डिमांड करता हुआ कोई हुँ, जुलूस निकले और उसको समर्थन मिलने लगे कि हुँ, साहब राजा और प्रजा होना चाहिए। हुँ, आप देखिए ये तभी संभव है कि जब आप देख रहे हैं कि जो आपके इस समय डिस्पेंसेशन के नायक हैं, वो स्वयं अपने को भगवान कहलवाना और स्वयं आपको परामानव कहना ये हुँ, शुरू कर चुके हैं। हुँ, तो ये इसको हम बहुत अनहोनी नहीं मान सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक दिन प्रस्ताव आए कि अब 20 साल हमें कुछ नहीं करना, अब तो हम पता नहीं क्या करने वाले हैं। कोई एक बता दी जाएगी आगे की तारीख, जैसे हमारे आजकल का जो मीडिया का एक हिस्सा ये भी करता है, वो हुँ। फ्यूचर स्टोरीज़ देता है। करंट कुछ नहीं है उसके पास, किसी चीज़ में कुछ नहीं है। होगा वाली स्टोरी देता है, कहीं वो अमेरिका का फ़ोटो, ऑस्ट्रेलिया का फ़ोटो, इनका फ़ोटो, उनका फ़ोटो इधर-उधर का लगा के, आजकल चूँकि तकनीक ये सब कर सकती है, और एक काल्पनिक दृश्य देता है, ये स्टेशन ऐसा हो जाएगा, हुँ। वो जहाज वैसा हो जाएगा, वो फलाना वो हो जाएगा और होगा वाली स्टोरीज़ ने मन मस्तिष्क को भरना शुरू कर दिया है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो आपने तो जो नज़ारा हम लोगों के सामने पेश किया, उसमें सवाल ज़्यादा हैं और सवालों के उत्तर कम हैं। लेकिन ये भी एक चरण होता है चर्चा का, और राजनीति का ये भी चरण होता है जब सवाल ज़्यादा होते हैं और सवालों के उत्तर कम होते हैं। हम लोग इस चरण पे अभी हैं, ये बात सही है। मुझसे पूछा जाए कि अच्छा आप कहें अच्छा आप ही एक आध सवाल का जवाब दे दीजिए, तो मैं भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। मैं बस इतना ज़रूर कहूँगा कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले भी इसी से मिलती-जुलती परिस्थिति थी। कांग्रेस 3 राज्यों में बुरी तरह चुनाव हार गई थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई नरेंद्र मोदी को और भाजपा सरकार को रोक पाएगा।
लेकिन जो भी हो, मैं नहीं समझता हूँ इंडिया गठबंधन की एकता इतनी प्रभावी थी कि उसकी वजह से नरेंद्र मोदी का बहुमत चला गया। जनता ने बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया और अगर उस हस्तक्षेप को कुछ तिकड़मों के ज़रिए कम प्रभावी ना बनाया गया होता, तो नरेंद्र मोदी की सत्ता उस चुनाव में ही चली जाती। तो हम लोग लोकतंत्र अपने आप को संशोधित करने के संशोधित करने की संभावनाएँ भी उसके अंदर मौजूद रहती हैं। हम देखते हैं कि वो संभावनाएँ लोकतंत्र किस तरीके से अ, अवक्षेपित करता है, उनको कैसे मंच पे पेश करता है, इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी और इसके ऊपर निगाह रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। हम लोगों ने नमस्कार। बहुत संतुलित और उम्दा चर्चा की। जी, जी, जी। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।